डेरेक इस राज्य का अब तक का सबसे कम उम्र का राजा था, क्योंकि उनके माता पिता एक लड़ाई में समय से पहले ही चल बसे थे, जिसे चांदनी जनजाति द्वारा शुरू किया गया माना जाता था। हालांकि वास्तव में युवा होने के कारण डेरेक ने खुद को एक बहुत ही चतुर लड़के के रूप में साबित किया। जब वो 18 वर्ष का हुआ तो डेरेक राज्य की सभी समस्याओं को स्वयं हल कर सकता था। पूर्णिमा की रात में एक चांदनी हत्यारा महल में घुस गया और हत्यारे का निशाना कोई और नहीं बल्कि डेरेक था। सौभाग्य से डेरेक हमेशा एक तैयार व्यक्ति था ताकि वो खतरे से बच सके। नहीं, डेरेक उस हत्यारे को घायल भी कर सकता था। फिर भी हत्यारे अभी भी भाग सकते थे। अगली सुबह अचानक उन्हें एक लड़की मिली जो धारा के साथ नहर की ओर जा रही थी। उसे घायल देखकर डेरेक ने तुरंत उसकी मदद की। जागने के बाद लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। अगर ऐसा है तो पूरी तरह से ठीक होने तक यही रुके। मैं वास्तव में आपकी दया के लिए आभारी हूँ। जिस दिन से रहस्यमयी लड़की दिखाई दी, डेरेक पहले से ज्यादा खुश लग रहा था। डेरेक उसके पास जाता और प्रतिदिन उसके लिए दिलचस्प उपहार लाता था। उनमें धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति भावनाएं आ गई थी। वो दिन मास की पूर्णिमा का दिन था। डेरेक हमेशा की तरह सारे काम निपटाकर उस लड़की से मिलने आया। चांद आज खूबसूरत है। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगी? कोई बात नहीं, मुझे बहुत दिनों से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। आश्चर्यजनक रूप से जब चांद सीधे लड़की पर चमका तो उसका टैटू स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। खुद को बदलते देखकर लड़की को सारी बातें याद आने लगी। मैं मानव को इस रूप में महसूस नहीं करने दे सकती। हाँ? मुझे याद आया, मैं प्रियंका चांदनी जनजाति की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ राजा डेरेक को खत्म करने आई थी। ये तुम हो। फिर उसने तुरंत डेरेक पर हमला कर दिया। बिना किसी एहतियात के डेरेक को उसके द्वारा जल्दी से नियंत्रित किया गया, लेकिन उसे पूरा करते हुए वो थोड़ी झिझक रही थी। बियंका, इसे जल्दी करो। अंकल फर्गस, आप यहाँ क्यों हैं? मैं हमेशा आपके कार्यों को देखता रहा हूँ। अपने माता पिता से बदला लेने के लिए उसे जल्दी से खत्म करो। अगर तुम मुझे खत्म कर दोगी तो चांदनी जनजाति भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका क्या मतलब है? मैंने हमेशा चांदनी जनजाति की ओर बदला लेने का शिकार किया है। अगर मैं खत्म हो गया और मेरी जगह कोई और आ गया तो फिर उन शिकारियों को कोई नहीं रोक पाएगा। आपको लगता है कि मानव चांदनी जनजाति की लड़ने की शक्ति का विरोध कर सकता है? आपको लगता है कि आपकी लड़ने की शक्ति सूर्य के दर्पण की शक्ति का विरोध कर सकती है? उसकी बात मत सुनो, हमें बस उसे खत्म करने की जरूरत है। फिर सूर्य का दर्पण ले चलो और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शायद डेरेक सही है। उस लड़ाई में मेरे पिता और मेरी माँ दोनों की मौत हो गई थी। यदि दोनों पक्ष बदला लेते रहेंगे तो हमारे पास कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। हमें सब कुछ यहीं पर रोक देना चाहिए। प्रियंका, तुम मूर्ख हो, अपने माता पिता की तरह। हमें उन नीच मनुष्यों के समान क्यों होना है? आज मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अंकल फर्गस, ये निषिद्ध जादू है। तो तुम उस साल के राक्षस हो। जब लड़ाई हो रही थी, डेरेक ने देखा कि वे एक राक्षस के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो मारा गया और बेहोश हो गया। इसलिए उसे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। मैं हमेशा उस राक्षस के बारे में सोचता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम हो। उस समय केवल अंकल फर्गस जीवित थे, इसलिए उन्होंने चांदनी जनजाति में हेराफेरी करने के लिए झूठ बोला, जिससे हमने एक अयोग्य झगड़ा हुआ। मैं सब कुछ सिर्फ चांदनी जनजाति के लिए करता हूँ। फिर वो डेरेक पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँचे। उन्हें प्रियंका ने समय रहते रोक दिया।
प्रियंका अपने माता पिता की तरह बहुत ही परेशान है। मैं तुम्हें उन्हें साथ मिलाने के लिए नरक भेजूंगा। अचानक एक प्रकाश सीधे उसके शरीर पर चमका। ये डेरेक के हाथ में सूर्य के दर्पण से आया था। फोकस उस रोशनी से जल्दी रात में बदल गया। डेरेक, तुम हमेशा इसे अपने साथ लाते हो। मैं नहीं चाहता कि ये दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा चुराया जाए। लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल पहले मेरे खिलाफ लड़ने के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं आपके चाचा के लिए वास्तव में दुखी हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए मुझे। नहीं, ये वो परिणाम है जो उन्हें अपनी लालच के लिए भुगतना पड़ा। दरअसल मैं तुमसे पहली बार मिलने के बाद से तुम्हारी हैसियत जानने लगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ कुछ क्लियर करना चाहता था। क्या आपका इरादा मेरी यादें वापस लाने के लिए मदद करने का था जब चांदनी रात में हम टहलने गए थे? प्रियंका, क्या तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो? उस पल से मानव और चांदनी जनजाति के सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया। राजा डेरेक और रानी प्रियंका के शासन में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा बाथटब है जो आपकी पहचान बदलने में आपकी मदद करेगा? गरीब से अमीर तक, आम से राजकुमारी तक, अप्रतिभाशाली से अत्यंत प्रतिभाशाली तक। लिली भाग्यशाली थी कि उसके पास ये बाथटब था, लेकिन उससे पहले लिली, क्या आपने अभी तक सफाई पूरी नहीं की? वो एक साधारण लड़की थी, एक आम लड़की। लिली कस्बे के गरीब परिवार की दूसरी बेटी थी। फिर से पढ़ाई? काश आप सुजैन की तरह होशियार होते, जो बहुत पढ़ती है। अब और कोई फालतू काम नहीं, बस इन अनाजों को छांट लो। सबसे बड़ी बेटी सुजन को शाही अकादमी में पढ़ने के लिए भेजा गया, जिसकी ट्यूशन फी बहुत अधिक थी। इसीलिए लिली को अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और कम उम्र में ही अपने माता पिता को पैसे कमाने में मदद करनी पड़ी। हाँ, मेरे शिक्षक यहाँ मिलने आए हैं। नमस्कार, मैं यहाँ आपको सूचित करने आया हूँ कि सैली को जल्द ही आने वाली पूरे राज्य की प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। ऐसा है? मैंने सुना है कि सुजैन रॉयल अकादमी में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। आपकी 2 बेटियां अद्भुत हैं। दरअसल ये 3 हैं। लिली अपनी बड़ी बहन के साए में रहती और उससे हमेशा पूछा जाता था कि वे एक ही माता पिता से क्यों पैदा हुए। लेकिन वो इतनी साधारण थी, फिर भी अपनी बहन जितनी अच्छी क्यों नहीं है। अरे नहीं, एक कम क्यों है? ठीक है फिर, लिली एक सेब खाओ। लिली को सेब सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे ब्रेड भी खाना पसंद है। उसने जो कपड़े पहने थे वे सभी बहन के हाथ से बने हुए थे और वे अब पहने नहीं जा सकते थे। माँ, लिली के बारे में क्या? लिली के कपड़े कहाँ हैं? आप दोनों जल्द ही स्कूल जाने वाले हैं और आपको नए कपड़ों की जरूरत होगी। सैली को अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन के लिए कपड़ों की जरूरत होगी। लिली अभी आपके पुराने कपड़े पहन सकती है, वे अभी भी नए जैसे अच्छे हैं। इसे बर्बाद नहीं जाना चाहिए। लिली के दयनीय भाग के विपरीत उसके प्यारे छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। अरे नहीं, मैं भूल गई। लिली, शिक्षक के लिए चाय ले आओ। ठीक है प्रिया? अपनी बड़ी बहन से तुलना किए जाने के अलावा एक छोटे भाई के साथ लिली को अपने छोटे भाई बहन की तरह अच्छी शक्ल सूरत ना होने के दुख का भी सामना करना पड़ता था। क्या ये सैली की छोटी बहन है? वो छोटी है, लेकिन संभवतः कुछ वर्षों में वो अपनी बहनों के बराबर पहुंच जाएगी। ओह ठीक है। लिली, तुम बाहर क्यों नहीं जाती और मेरे लिए कुछ काम पूरा करने में मदद क्यों नहीं करती? दरअसल लिली की अपनी ताकतें थीं। वो बुद्धिमान थी और होशियार थी, खास करके त्वरित गणना में। वे सब चले गए, आज बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे नहीं! जब भी लिली ने अपने पड़ोसी को सामान बेचने में मदद की, उनकी हमेशा भारी मांग रहती और वो जल्दी बिक जाते। वो वास्तव में अच्छी है, लेकिन ये शर्म की बात है कि वो एक लड़की है। यदि वो लड़का होती तो वो व्यवसाय संभाल सकती थी और परिवार की मदद कर सकती थी। ऐसे हर दिन के बाद लिली के पड़ोसी ने उसे थोड़ी सी रकम दी। अपनी बड़ी बहन को स्कूल भेजने में मदद करने के लिए अर्जित निश्चित धनराशि के अलावा लिली अपने लिए उपहार खरीदने के लिए बचत करने में भी सावधानी बरतती थी। आखिरकार वो दिन आ गया और लिली अपनी पहली और एकमात्र पोशाक पाकर खुश हुई।
हालांकि सैली ने इसे देखा और उसे पहनने पर जोर दिया क्योंकि ये उसके महत्वपूर्ण ऑडिशन के लिए उपयुक्त था। क्या आप दोनों इसे रोक सकते हैं? लिली, पहले अपनी बहनों को इसे पहनने दो। आखिर तुम बड़ी बहन हो। ये सिर्फ एक पोशाक है। तुम नहीं समझती माँ, ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है। वो दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान कीचड़ और गंदी सड़क पर गिरा रही है, तो लिली जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ने में संकोच नहीं करती थी। युवती की पूरी गंदी हालत देखकर बुढ़िया ने उसे नहाने के लिए अपने घर में बुलाने की जिद की और लिली के लिए कपड़ों का एक नया सेट तैयार करने का वादा किया। लिली की अनिच्छा के बावजूद उसकी गर्मजोशी और उत्सुकता के कारण उसे बूढ़ी औरत के पीछे चलना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो लिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घर के बाहरी हिस्से के जर्जर स्वरूप के विपरीत बाथरूम खूबसूरती से सजाया गया था और एक परी कथा जंगल की तरह रहस्यमय था। गर्म पानी से लिली को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और वो अपनी पिछली परेशानियों के बारे में सोचने लगी। काश मैं कोई और बन पाती, कोई भी, जब तक मेरे साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है। मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा जादू पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कौन है? क्या हो रहा है? डरो अब और बाहर कदम मत रखो और आप मेरे उपहार देखेंगे। लिली झिझकी लेकिन अंत में सफल हो गई और जादुई जादू काम कर गया, जिससे वो एक चमकदार राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी, क्या आप तैयार हैं? जैसे ही लिली बाहर निकली तो कमरे की आश्चर्यजनक सुंदरता और भव्यता देखकर दंग रह गई। नौकर लिली की सेवा करने के लिए एक भीड़ भरी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। पोशाकें, आभूषण और श्रृंगार इतने ज्यादा कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। जैसा कि स्नानागार देवी ने कहा था, लिली की स्थिति बदल गई और वो एक शाही राजकुमारी बन गई। लिली को ऐसी विलासिता में रहना अच्छा लगता था और उसने सोचा कि वो अपने पिछले जीवन में कभी वापस नहीं लौटेगी। वो बहुत खुश थी। हालांकि जब लिली ने बाहर जाना चाहा तो उसे रोक दिया गया। एक राजकुमारी के रूप में वो जो चाहती थी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति या राजकुमारी लिली के रूप में भी उसकी तुलना उसके भाई बहनों से ही की जाती थी। कृपया तैयार हो जाइए, आज वेडलैंड के राजकुमार और आपके सगाई की पार्टी है। क्या मुझे सगाई करनी है? मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली। क्या होगा अगर वो बूढ़े, गंजे और बदसूरत आदमी? बिल्कुल नहीं, बस थोड़े बूढ़े हैं। नहीं, कभी नहीं, मुझे जाना है। मैं अब राजकुमारी नहीं बनूंगी। स्वतंत्रता के लिए लिली का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। अगली बार वो कभी ना खत्म होने वाले जहाज की कप्तान बनी। लिली के पास सब कुछ तय करने की शक्ति थी, जिससे दूसरों को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपनी प्राकृतिक बुद्धि से लिली को कई विशाल खजाने मिले। हालांकि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, दबाव और यहाँ तक कि मंडराता हुआ खतरा भी आया। खजाने के लिए लड़ते समय उसकी लगभग हत्या हो गई और उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक समुद्री डाकू जहाज था। तो अंत में लिली एक बार फिर भाग गई। तीसरे अवसर पर बाथटब ने लिली को एक प्रसिद्ध नर्तकी की पहचान दिलाकर उसके जैसे ही एक प्रमुख व्यक्ति बनने का सपना पूरा किया। लिली की पिछली नाराजगी वापस लौट आई और उसे अपनी बहन को हराने और ये साबित करने का एक छोटा निर्णय लिया कि वो किसी से कम नहीं है। लिली ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी बहन शामिल हुई और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसने सभी चुनौतियों में सैली को पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा कि वो खुश होगी, लेकिन अपनी बहन को परिवार का समर्थन और मदद देकर लिली की सारी खुशियां गायब हो गई। लिली को एहसास हुआ कि उसे अपने परिवार से मान्यता और प्यार की जरूरत है। वो अपनी बहन को हराना और जीतना नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही लिली ने देखा कि उसकी बहन के साथ दूसरे प्रतियोगी ने छेड़छाड़ की है तो उसका गुस्सा भड़क गया। अब और अभिमान मत करो। मैंने सोचा था कि तुम सैली से इतनी नफरत करती हो। एक गरीब परिवार की उस गरीब लड़की की पुरस्कार जीतने की संभावना है। मैं उससे नफरत करती हूँ या नहीं ये आपकी चिंता नहीं है। सैली को कभी मत छूना, बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ एक बैकअप योजना थी।
हालांकि सैली ने मंच पर कदम रखा और दोषपूर्ण प्रॉप्स के साथ वो घायल हो गई और उसे आपातकालीन उपचार की आवश्यकता थी। सैली को बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता थी और यद्यपि परिवार के सभी लोगों ने स्वेच्छा से दान करने की पेशकश की, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ? मेरा और ले लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कृपया सैली को बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं, सभी पहले ही काफी दान कर चुके हैं। अगर हम ज्यादा मिलाएंगे तो ये उसके शरीर के लिए हानिकारक होगा। लिली को बाथटब परी के शब्द याद आए कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो सारा जादू गायब हो जाएगा और उसे लिली राम की गरीब लड़की बनकर लौटना पड़ेगा। हालांकि परिवार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, इसीलिए लिली ने परिणामों के विचारों को एक तरफ धकेल दिया और ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि ये उनका परिवार है और वो सैली को बचाएगी। जब लिली उठी तो सब कुछ सामान्य हो चुका था क्योंकि उसने अपनी पहचान बता दी थी। हाँ? जब आप उस दिन घर से भागे और लापता हो गए तो कहाँ गए? आपकी भावनाओं को न समझ पाने के लिए हमें खेद है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, आप सभी हमारे बच्चे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सबसे मजबूत और मेरे जैसे हैं, इसलिए मुझे आप पर बहुत भरोसा था और अनजाने में मैंने आपकी नरम और कमजोर बहनों पर जितना ध्यान नहीं दिया। हाँ? लिली, मुझे क्षमा करे, मैंने आपके लिए नई पोशाक खरीदने के लिए इस प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लिली ने अपने माता पिता की माफी को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि चाहे किसी की स्थिति कुछ भी हो, जीवन कठिन हो सकता है और इसका सामना करने और इससे उबरने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। अनुमति के बिना खोलने के लिए मुझे खेद है लिली। अब पूरा परिवार जानता है कि आप व्यवसाय में सबसे चतुर और सर्वश्रेष्ठ है। आप जिस चीज में अच्छे हैं उसका अनुसरण करें। बिल्कुल, लड़की होने में क्या बुराई है। यहाँ हमने कुछ पैसे बचाए हैं, उम्मीद है ये आपको छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। कुछ ही समय के बाद लिली की छोटी सी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो अब एक गरीब परिवार नहीं बल्कि उनके पास अधिक भोजन और कपड़े थे। सुजैन और सैली दोनों अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफल और प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वे हमेशा परिवार के लिए समय निकालती थी क्योंकि उनके लिए परिवार पहली प्राथमिकता थी। देखो, छोटी राजकुमारी एक खूबसूरत विशाल जलपरी में बदल गई। क्या वो दुष्ट चुड़ैल को हरा पाएगी? आइए जाने आज के वो फेरी टेल्स। एक बार की बात है, विशाल महासागर की गहराई में जहाँ समुद्री राजा शासन करते थे, क्रैकन नाम की एक छोटी राजकुमारी रहती थी। क्रैकन, मेरी छोटी राजकुमारी, मेरा अनमोल खजाना, मुझे आशा है कि तुम मेरे साथ खुशी से जीवन व्यतीत करोगी। भाग्य से समुद्री चुड़ैल ऑक्टोपस को हराने की लड़ाई के दौरान उसके गायब होने से पहले चुड़ैल ने क्रैकन को उसे निगलने और छोटी लड़की की त्वचा को उसकी तरह बैंगनी करने का श्राप दिया। अरे, राजकुमारी को इस तरह बैंगनी होने का श्राप मिला है। क्या वो चुड़ैल जैसे ही काली शक्ति के साथ बड़ी होगी? मुझे ऐसे ही लगता है, लेकिन आइए इसे अपने तक ही सीमित रखें और राजा को इसके बारे में ना पता चलने दें। अपनी बेटी के प्रति प्रेम होने के कारण वो नहीं चाहता था कि वो अलग थलग रहे। सी किंग उसे तट पर ले आया और मनीला के मानव साम्राज्य के राजा और रानी को अपनी छोटी लड़की की देखभाल करने के लिए सौंप दिया। जाने से पहले उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षात्मक मंत्र के रूप में उसके माथे पर त्रिशूल का निशान छोड़ दिया। मेरा छोटा खजाना, मुझे आशा है कि ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा और आपको जीवन भर शांति प्रदान करेगा। मैं आप दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। ये एक जादुई शंख है, जब आपको मेरी जरूरत हो तो किनारे पर जाकर इसे बजा देना। क्रैकन का पालन पोषण मनीला के राजा और रानी ने किया और जब वो बड़ी हो गई तो वो अपने साथियों के साथ स्कूल गई। हालांकि उनकी त्वचा के रंग के कारण सभी ने उनसे दूरी बना ली। इससे वो दुखी हो गई और अपने आप में सिमट गई। उसके बारे में चिंतित होकर राजा और रानी किनारे पर गए और समुद्री राजा से मिले। हम अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थे। उसके दोस्तों ने उसे त्याग दिया और वो सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर बैठी गई। ये सचमुच चिंताजनक है। मुझे लगता है कि हमें उसे परियों के देश के राजकुमारी स्कूल में ले जाना चाहिए। शायद वो वहाँ बेहतर प्रदर्शन करे। क्या मुझे पढ़ाई के लिए परियों के देश में जाना होगा? ये आश्चर्यजनक है। धन्यवाद माँ पिताजी, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत समय हो गया जब हमने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा मेरी छोटी राजकुमारी। उसके तुरंत बाद राजा और रानी ने सी किंग द्वारा दिए गए जादुई गोले को उड़ा दिया और क्रैकन के परिलोक राजकुमारी स्कूल की ओर जाने वाला गेट खोल दिया।
इस नए स्कूल में उसकी मुलाकात कई दोस्तों से हुई जो सभी जादूगरों और महान रानियों के वंशज थे। यहाँ उसकी बैंगनी त्वचा के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाया गया, बल्कि उसके नए दोस्तों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने सोचा कि अब से उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन एक दिन रूबी नाम की एक खूबसूरत जलपरी स्कूल में दिखाई दी। गोरी त्वचा और गहरे लाल बाल के साथ रूबी बहुत सुंदर थी। सभी को नमस्कार, मैं नई छात्रा हूँ, रूमी, समुद्र राजा की बेटी। मुझे उम्मीद है कि हर किसी का सहयोग मिलेगा। हर कोई रूबी से आश्चर्यचकित था क्योंकि वो सुंदर थी, मजबूत थी, उसकी आवाज भी किसी अन्य की तुलना में मधुर थी। जब वो गाती तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था और उसका अनुकरण करता था। अपनी पूर्णता के बावजूद किसी कारण से रूबी अक्सर क्रैकन को निशाना बनाती थी। क्या आप सभी ने क्रैकन की अनोखी बैंगनी त्वचा देखी है? जो समुद्री चुड़ैल ऑक्टोपस से मिलती जुलती है। क्या वो उनकी बेटी हो सकती है? इस संदेह ने सभी को सावधान कर दिया और क्रैकन के साथ फिर से खेलने को तैयार नहीं हुआ, जिससे वो एक बार फिर से अकेलापन महसूस करने लगी। स्कूल की सालगिरह पर रूबी ने गुप्त रूप से क्रैकन के कप में बेहोश करने वाली औषधि मिला दी। जब सभी ने अपने कप उठाए और क्रैकन ने पूरा गिलास पी लिया तो अचानक दर्द से चिल्लाने लगी और आधे मानव और आधे ऑक्टोपस में बदल गई और फिर कुछ सेकंड में वापस सामान्य। भगवान, मैं सही थी, वो सचमुच ऑक्टोपस की बेटी है। इससे सभी लोग भयभीत हो गए और डर के मारे उन्होंने क्रैकन को भगा दिया। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे इसे संभालने दो। आप इसे संभालने की योजना कैसे बना रहे हैं? मैं अपने पिता के पास लाऊंगी। आखिरकार वो एक समुद्री खलनायक की बेटी है। इतना कहने के बाद उसने तुरंत क्रैकन को बांधने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसके संघर्षों और विरोधों को नजरअंदाज करते हुए उसे समुद्र में खींच लिया। अजीब बात है, जब वो पानी में थी क्रैकन को ऐसा महसूस हुआ जैसे करंट उसे गले लगा रहा है, जिससे उसका दम घुटने के बजाय उसे आराम मिल रहा है। रूबी क्रैकन को सी किंग के सामने लाई और तभी उसकी योजना स्पष्ट हो गई। पिता से लेकर बेटी तक मूर्ख, मैं ऑक्टोपस की बेटी हूँ जिसने तुम्हें बहुत पहले नुकसान पहुँचाया था। ओ समुद्री राजकुमार, क्या तुम्हें अभी भी अपना पुराना शत्रु याद है? मैंने आपकी बेटी को निष्पक्ष तरीके से पकड़ने के लिए असंभव प्रयास किए, जबकि वो मेरे हाथों में है। तो क्या तुम समर्पण कर दोगे या उसे विदा कर दूं? ठीक है, मैं हार मानता हूँ। आप मेरी बेटी को रिहा कर दीजिए। अप्रत्याशित रूप से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। फिर वो पलटी और त्रिशूल पकड़ के हमला किया और सी किंग को गंभीर रूप से घायल किया। रूबी ने क्रैकन को दूर फेंक दिया और पानी की सतह के ऊपर जाकर त्रिशूल को लहराया। क्रैकन जल्दी से अपने पिता के पास भागी और वे रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। छोटी राजकुमारी, मैंने सोचा था कि तुम्हें समुद्र से बाहर निकालने से तुम सुरक्षित रहोगी, लेकिन इससे केवल तुम्हें दुख और दर्द मिला। कृपया अपने पिता को माफ कर दें। पिताजी, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हें बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी और तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मेरी बेटी, अब तुम्हें सतह पर जाना होगा और रूबी को रोकना होगा। ये केवल आप ही कर सकती हैं। मैं आपके साथ ना जा पाने के लिए क्षमा मांगता हूँ। पिताजी, पिताजी। अपने पिता के प्रति प्रेम और सभी की सुरक्षा की चिंता के कारण क्रैकन तुरंत स्कूल वापस लौट आई। इस समय उसने रूबी को एक विशाल ऑक्टोपस में तब्दील होते हुए सभी पर हमला करते हुए देखा। वो आगे बढ़ी और सभी की रक्षा के लिए अपना हाथ उठाया। अचानक जब उसने अपना हाथ उठाया तो एक बड़ी लहर उठी और रूबी की जादुई किरण को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वो क्रोधित हो गई। रूबी ने सबको धोखा देकर मेरे पिता का त्रिशूल ले लिया। वो असल में ऑक्टोपस की बेटी है। मुझे खेद है, हमने आपको गलत समझा। आइए, आइए, हम इस यात्रा में आपका साथ देंगे। एल्सा की बेटी ने रास्ता बनाने के लिए अपनी बर्फ की शक्ति का उपयोग किया, जिससे क्रैकन आसानी से त्रिशूल तक पहुंच सके। जब क्रैकन त्रिशूल की ओर भाग रही थी, रेपेंजेल की बेटी ने तुरंत अपनी मां के प्रसिद्ध फ्राइंग पैन के साथ उड़ी और रूबी को मारा, जिससे दर्द के कारण त्रिशूल गिर गया। क्रैकन ने तुरंत त्रिशूल पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके माथे पर निशान चमक गया और वो विशालकाय हो गया। अपने हाथ में त्रिशूल लेकर क्रैकन ने दुष्ट रूबी को हराया और परीलोक में शांति बहाल हुई। रूबी को हराने के बाद क्रैकन समुद्र में लौट आई। और अपने
उसने जादू का इस्तेमाल करके अपने पिता को पुनर्जीवित किया। पिता पुत्री ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लिया। सी किंग ने अपनी बेटी को त्रिशूल की सौंप दी। तब से क्रैकन समुद्र और उसके निवासियों के साथ साथ सभी लोगों की रक्षा करती है। समाप्त। वहाँ देखो, दयालु डायन टूटे हुए दिलों के टुकड़ों को जोड़ रही है। वो काले चुड़ैल भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब उसके शापित हृदय की भी इसी तरह मरम्मत की जा सके। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। डायन सेलिन ने प्राचीन काल से ही सबसे शक्तिशाली काली डायन बनने के लिए अभ्यास का मार्ग अपनाया है। जंगल में काला जादू सीखने के लिए सेलिन ने दिन रात खुद को अलग रखा। जब सेलिंग राजा कोबरा को बुलाने के जादू में महारत हासिल करने में सफल हो गई, तो वो सर्वोच्च चुड़ैल बन गई। सेलिन ने जादू की दुनिया को चकनाचूर कर दिया और शीर्ष पर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन शीर्ष पर होने के नाते सेलिन धीरे धीरे उबने लगी, क्योंकि अब उसके पास कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अब कोई भी मेरे साथ द्वंद नहीं करना चाहता। हाँ? सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न भी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। कोई नहीं जानता था कि सबसे शक्तिशाली काली चुड़ैल वास्तव में बहुत अकेली थी। काले जादू ने उसके दिल को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। सेलिन हर चीज के प्रति उदास हो गई। वो पूरी दुनिया में घूमती रही, कुछ ऐसी चीज की तलाश में जो उसके लिए उत्साह ला सके। सेलिन ने निर्दोष लोगों पर हमला किया, उनका प्यार चुराया। जिससे जोड़े टूट गए। माता पिता को अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा और लोगों को दर्द में रहना पड़ा। हर बार प्यार चुराने के बाद सेलिन ने महसूस किया कि उसके दिल में एक खास भावना घर कर रही है। उसने जादू का उपयोग करके अपने छाती को देखा और अपने अंधेरे और भीड़ भाड़ वाले दिल की जांच की। उसे उस पर एक छोटा सा गुलाबी धब्बा मिला, जो कुछ समय के बाद तुरंत गायब हो गया। सेलिन को अचानक अपने शापित हृदय पर शर्म महसूस हुई और उसने कभी इसे प्रकट करने का साहस नहीं किया। वो प्यार किए जाने के एहसास की आदी होने लगी और कामना करने लगी कि एक दिन वो अपने शापित दिल को ठीक कर सके। एक दिन वो एवरग्लो नामक जंगल में छिपे एक कस्बे में पहुंची। वहाँ जहाँ भी देखती उसे खुश लोग, परियां, एक सिंगों और लोमड़ियों जैसे पौराणिक प्राणियों के साथ सद्भाव में रहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने गर्व से अपने सीने पर अपने चमकीले लाल दिल प्रकट किए। शहर के जादूगर को धन्यवाद, उन्होंने उनके दिलों को ठीक किया। लेकिन सेलिन को जादूगर में दिलचस्पी हो गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके दिल को ठीक करने में वो मदद कर सकता है। इसलिए उसने व्यापार सीखने के लिए उसकी हृदय मरम्मत की दुकान पर काम करने के लिए आवेदन किया। लियाम सेलिन के अनुरोध को लेकर झिझक रहा था। उसने उसके बारे में अफवाहें सुनी थी कि वो एक अंधेरी दुष्ट चुड़ैल है और जहाँ भी जाती है वहाँ दर्द और अराजकता छोड़ देती है। लियाम ने सेलिन के दिल को प्रकट करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और देखा कि वो काला था। उसके चारों ओर तेज कांटे लिपटे हुए थे और बिल्कुल भी नहीं धड़क रहा था। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि शापित हृदय को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस पूरे शहर को जला दूंगी। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लियाम ने अनिच्छा से सेलिन को अपनी मरम्मत की दुकान पर रहने और काम करने की अनुमति दी। अगले दिनों में सेलिन ने मरम्मत करने की दुकान पर अथक परिश्रम किए। लियाम के पास कई ग्राहक थे और वो हमेशा व्यस्त रहता था। सेलिन ने लियाम को टूटे हुए दिलों की मरम्मत करते हुए देखा। लियाम ने काम खत्म करने के लिए खुशी की गोंद की एक परत लगाई और थोड़ी माफी लगाई। मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। आप अभी भी इस कार्य की प्रकृति को नहीं समझते हैं। अभी के लिए बस निरीक्षण करें।
खुशी का हर घटक बड़ी मात्रा में अच्छा नहीं होता। गलत समय पर हंसने से आपके दांत टूट सकते हैं, बहुत अधिक क्षमा करने से एक शोषण हो सकता है और बहुत अधिक खुशी के कारण कठिनाइयों का सामना करने पर आप अपनी प्रेरणा को भूल जाते हैं। तो हमें प्रत्येक चीज की बस पर्याप्त मात्रा ही चाहिए। हमें अन्य लोगों के दिलों को साझा करने और उनकी मरम्मत करने के लिए आवश्यक सामग्री रखने की आवश्यकता है। एक व्यस्त दिन में लियाम ने सेलिन को अपनी 6 वर्षीय बेटी एमिली की देखभाल करने के लिए कहा। मैंने एमिली को आज बाहर ले जाने का वादा किया था, लेकिन मैं बहुत व्यस्त था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एमिली हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसका दिल बड़ा था, बिना किसी दाग के। इससे सेलिन को बहुत उत्सुकता हो गई। सेलिन छोटी लड़की को बाहर ले गई और वो एवरग्लो में घूमे। मिस, मैं यहाँ लेटकर बादलों को देखना चाहती हूँ। आज आसमान बहुत खूबसूरत है। इसमें खुश होने की क्या बात है? देखो मिस, क्या वो बादल हाथी जैसा दिखता है? छोटी लड़की का दिल खुशी से धड़क रहा था, जिससे सेलिन को जलन होने लगी। इसलिए उसने एमिली का प्यार चुराने की कोशिश करने के लिए अपनी जादू की छड़ी निकाली। लेकिन फिर एमिली ने उसकी ओर देखा और तेजी से मुस्कुराई। उसकी मासूम और पवित्र आंखों ने सेलिन को शर्मिंदा महसूस कराया। किसी कारण से सेलिन उस मासूमियत को चुराने का साहस नहीं कर सकी। चलो अब वापस चलते हैं, तुम्हारे पिता चिंतित होंगे। हाँ मैम। एक दिन जब लियाम दूर था, लॉली नाम का एक यूनिकॉर्न उसके दिल को ठीक करने में मदद मांगने आया। क्या लियाम यहाँ है? लियाम यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसके प्रशिक्षु हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मुझे अपना दिल ठीक करना होगा। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली यूनिकॉर्न बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जादू बहुत कमजोर है। इससे मेरा दिल भी टूट जाता है। सेलिन ने लियाम के नेतृत्व का अनुसरण किया और अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल किया। खुशी और लॉली के दिल को ठीक करने का कौशल। पहले प्रयास के बाद वो सफल हो गई। सेलिन के काले दिल पर एक गुलाबी धब्बा चमक गया और इस बार गुलाबी धब्बा गायब नहीं हुआ। ये ऐसा था जैसे किसी और के दिल को ठीक करना धीरे धीरे उसके दिल को ठीक कर रहा हो। सेलिन ने खुशी खुशी लॉली को घर भेज दिया और लियाम सही समय पर लौट आया। क्या आपको पता है, मैंने आपके ग्राहक का हृदय सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। वास्तव में? क्या तुमने सही किया? तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे दिल को देखो। अरे बढ़िया, तो किसी और के दिल को ठीक करने से आपका अपना दिल भी ठीक हो जाएगा। ये सही है, धन्यवाद लियाम। हालांकि अगले दिन गुलाबी धब्बा गायब हो गया। सेलिन को निराशा महसूस हुई, लेकिन लियाम ने शोध करने का निर्णय लिया और शहर के पुस्तकालय में शापित हृदय को कैसे ठीक किया जाए ये देखने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि एकमात्र चीज जो सेलिन के दिल पर गुलाबी धब्बों को गायब नहीं होने में मदद कर सकती है, वो सितारों का साथ था। सितारा स्टार? हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। जल्दी से मेरे साथ आओ। जैसे ही लियाम और सेलिन एक जादुई जंगल में गुजरे, एक गर्जन की आवाज गूंज उठी। एक बाघ झाड़ियों से बाहर कूद गया। डरा हुआ महसूस करने के बजाय लियाम उसके साथ हंसा। प्रभावशाली। यदि आप जानते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए कैसे करना है, शायद अब आप शापित नहीं होंगे। बकवास करना बंद करो। चलो ऐसे ही चलते रहे। लियाम अपनी बेटी की तरह है, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान भी उपचार लाती है। वे एक विशाल शिला के अवरुद्ध गुफा पर पहुँचे। लियाम ने चट्टान पर प्रतीकों का अध्ययन किया और देखा कि प्रत्येक वर्ग 4 तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। लियाम ने चारों ओर देखा, गंदगी का एक ढेर उठाया और उसे पृथ्वी के प्रतीक पर डाल दिया। लियाम ने हवा इकट्ठा करने और उसे वायु चिन्ह में डालने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। सेलिन ने समझा और जादू का उपयोग करके एक चिंगारी बनाई और उसे आग के प्रतीक में डाल दिया। और लियाम ने तुरंत जादू का उपयोग करके जल वर्ग में पानी डाल दिया।
गुफा के अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें 3 काले जादूगर इकट्ठा थे। वे अपने नेता बनने के लिए सबसे मजबूत जादूगर को खोजने के लिए प्रतियोगिता आयोजित कर रहे थे। सेलिन की मुलाकात एक ईर्ष्यालु अंधेरे जादूगर रैम्सी से हुई, जो हमेशा उसकी शक्ति से ईर्ष्या करता था। उन्होंने सितारे एसेंस का हार पहना हुआ था। क्या ये सर्वोच्च अंधेरे की जादूगर सेलिना नहीं है? क्या आप हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहती हैं? मैं आपका अहंकार चूर चूर कर दूंगा। नहीं, मैं यहाँ केवल सितारा सार के लिए हूँ। रैम्सी को तुरंत महसूस हुआ कि सेलिन उसके शापित दिल को ठीक करना चाहती थी। उसने गुप्त रूप से सेलिन को हमेशा के लिए हराने की योजना तैयार की। ओह, एक काला जादूगर जो उनके दिलों को ठीक करना चाहता है। ठीक है, तो चलो लड़ो। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें स्टार दे दूंगा। ठीक है। सेलिन की आंखें लाल हो गई और उसने अपने चेहरे और जहरीले सापों का एक झुंड बुला लिया। रैम्सी ने तुरंत उन दोनों के ऊपर जोरदार तूफान बुला लिया। दोनों में से कोई भी चुड़ैल हारने को तैयार नहीं थी। वे एक दूसरे को हराने की ठान चुके थे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। इसे देखो। ठीक है। मुझे जाने दो। मुझे हराने के बारे में सोचना भी मत। उसे पकड़ो। ऐसी शक्ति का आपके हाथों में पड़ना बर्बादी है। यदि तुम इस तारकीय सार को इतनी बुरी तरह चाहते हो तो अपनी सारी शक्ति मुझे दे दो। अगर तुम विरोध करोगे तो उसे सजा मिलेगी। सेलिन को पता नहीं चला कि कब उसने लियान के लिए विशेष चिंता दिखानी शुरू कर दी। वो दिन उसके जीवन का सबसे सुखद दिन था। शायद ये शक्ति अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती अगर ये उसे खुशी नहीं देती। इसलिए सेलिन ने रैम्सी को अपना जादू खत्म करने देने का फैसला किया। नहीं सेलिन! आखिरी ताकत के साथ सेलिन ने रैम्सी की छाती में देखा और देखा कि उसका दिल भी उसकी तरह काला हो गया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी दिन आप अकेलेपन की भावना को समझेंगे जब आप शीर्ष पर होंगे, जैसे एक बार मैं थी। हालांकि सेलिन और लियाम हार गए थे, लेकिन सेलिन का मानना था कि उसने सही निर्णय लिया है। सेलिन और लियान एवरग्लो में वापस लौट आए। एमिली और शहर के लोगों ने उनका स्वागत किया, जिसमें लॉली भी शामिल थी, जो सेलिन के प्रयासों के लिए बहुत आभारी थी। सेलिन ने खुशी से लियाम को एक भावुक किस किया। उसकी दयालुता ने उसको बचाया था। वो तब तक दुकान पर काम करती रही जब तक उसका दिल पूरी तरह से अभिशाप से मुक्त नहीं हो गया और सुंदर गहरा लाल हो गया। तब से सेलिन हमेशा के लिए एवरग्लो में रही और एक माँ की भूमिका निभाई, जो हमेशा एमिली की देखभाल करती थी। उन्होंने छोटी लड़की को अपने जादू का उपयोग भलाई के लिए करना, अपने प्रियजनों के लिए शांति और प्यार का लक्ष्य रखना सिखाया। Wow, fairy tales.